बंजर खेत और मेहनती किसान। धनपुरा गांव के किनारे एक बड़ा सा खेत था जो बरसों से बंजर पड़ा हुआ था। ये खेत रमेश किसान के परिवार का था, लेकिन पिछले कई सालों से इस पर कोई फसल नहीं उगी थी। लोग कहते थे कि अब यहाँ कभी कुछ नहीं उग सकता। वहीं दूसरी तरफ रमेश के पिता को एक बहुत गंभीर बीमारी थी और इलाज के लिए उन्हें शहर लेकर जाना जरूरी हो गया था। रमेश अपने पिता के पास बैठकर इस बारे में सोच ही रहा था कि उसके पिता उससे कहते हैं, रमेश बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी शहर का इलाज मेरे इस कमजोर शरीर को वापस सेहत दे पाएगा। फिर बेटा, तुम पर पहले ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया है और अब मेरी इस बीमारी ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। शहर जाकर सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी ही होनी है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपके इलाज के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझ पर विश्वास रखिए पिताजी, और आप ऐसी बातें मत सोचिए। शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में अब हर बीमारी का इलाज संभव है। देखना, आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। आप भी अब ज्यादा मत सोचिए और अपने इलाज के लिए खुद को तैयार कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप वहां से पूरी तरह ठीक होकर ही लौटेंगे। जिसके बाद रमेश अपने पिता को लेकर शहर चला जाता है। उसने उनके इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा खेल खेला। उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि देखते ही देखते उनकी हालत पहले से भी खराब होती चली गई और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से चल बसे। पिता के जाने के बाद रमेश पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसके पास ना तो पैसे बचे थे, ना कोई सहारा। रमेश के पास कर्ज के बोझ के सिवा और कुछ नहीं था। जिसके बाद वो निराश होकर अपने गांव वापस लौट आता है, जहां कर्जदार उसे हर दिन परेशान करने लगे। जिसमें से एक सुरेश नाम का व्यक्ति उसके घर आता है और उससे कहता है, और भाई रमेश, क्या हाल है? बहुत ही बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन भाई जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बस तुम हिम्मत रखो। क्या बताऊं सुरेश भाई, पिताजी के जाने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई है। ऊपर से गांव वालों से लिया गया कर्ज भी चुकाना है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हिम्मत से काम लो रमेश, अब तुम्हें ही अपने परिवार को संभालना है। और माफ करना भाई, मुझे तुमसे इस समय यह बात कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम जानते हो मेरे घर के हालात, और अब मेरी बहन की कुछ दिन में शादी भी है, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने सारे पैसे तुम्हें दे दिए थे, लेकिन अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हो सके तो जल्दी से इंतजाम कर दो। सुरेश भाई, तुमने बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है, जिसका मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, लेकिन इतनी जल्दी में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? मुझे थोड़ा समय दे दो। देखो रमेश, मैं भी मजबूर हूं। मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकता था कर चुका हूं, लेकिन अब तुम मुझे माफ करो। अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे रुपए लौटा दो। रमेश जैसे तैसे करके सुरेश से कुछ महीनों की मोहलत ले लेता है। सुरेश के जाने के बाद रमेश गहरी चिंता में डूब जाता है। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी बहन सीता वहां आती है और उससे कहती है, भैया क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? और ये सुरेश भाई आपसे क्या कह रहे थे? अरे सीता, वो भी वही कह रहा था जो सब कह रहे हैं, कर्ज चुकाने की बात। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने रुपए कहां से लाऊं। हमारे पास अब बचा ही क्या है? किसानी करने के अलावा मैंने जीवन में कभी कोई दूसरा काम भी तो नहीं सीखा, और जल्दबाजी में मैंने अपने अच्छे भले खेत कम दाम में बेच दिए। अब तो हमारे पास सिर्फ वो बंजर खेत पड़ा है।
जो बुरी हालत में है, किसी काम का नहीं है। ना उस पर खेती संभव है और ना ही कोई अच्छे दाम में उसे खरीदेगा। भैया, इतनी जल्दी हार मत मानो। हम लोग मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आपको याद है, पिताजी हमेशा कहते थे कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। मुझे लगता है हमें उस बंजर खेत को एक बार फिर से आजमाना चाहिए। हो सकता है कि उसी से हमारी परेशानी का कोई हल निकल जाए। सीता, लोग तो कहते हैं कि उस खेत में अब कभी कुछ नहीं उग सकता। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उस पर मेहनत करना समय की बर्बादी है, और यह समय हमारी किस्मत आजमाने का नहीं है। अगर वो बंजर खेत उपजाऊ ना बना तो हम बुरी तरह मुश्किलों में फंसते चले जाएंगे, और जो कर्ज चुकाने की थोड़ी बहुत मोहलत हमें मिली है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? अरे भैया, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर हमें उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और आप कब से बिना कोशिश करे ही हार मानने लगे? आप तो मेरे बहादुर भैया हो ना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। एक बार कोशिश तो करो। वैसे भी आप ही ने तो मुझे हमेशा सिखाया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और आज आप ही इस तरह की बातें कर रहे हो। हाँ, असंभव तो कुछ नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे एक बार इस काम को करके देखना चाहिए। वैसे भी अगर उपजाऊ खेत वर्षों से बेकार पड़े बंजर बन सकता है, तो बंजर खेत लगातार मेहनत और ध्यान रखने से उपजाऊ क्यों नहीं बन सकता? हाँ, मैं ये जरूर करूंगा। सीता की बातों से रमेश सोच में पड़ जाता है। उसके अंदर का डर और निराशा अब खत्म हो रही थी। उसे उसकी बातों में एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लगती है, जिसके बाद वो मन ही मन फैसला करता है कि अब चाहे जो हो जाए वो इस मुश्किल समय का डटकर मुकाबला करेगा और अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। रमेश तुरंत वहां से उठता है और अपने उस बंजर खेत की तरफ जाता है। वहां जाकर रमेश ने अपने बंजर खेत को देखा। वो खेत जो अब उसकी जिंदगी को संवारने का आखिरी सहारा था, जो कभी उसकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था, अब वीरान और सूखा पड़ा था। खेत की ऐसी हालत देखने और गांव वालों से खेत में सुधार के लिए निराशा भरी बातें सुनने के बाद भी रमेश ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि अब वो हर कीमत पर इसी बंजर जमीन से अपनी नई शुरुआत करेगा। जिसके बाद उसने अपने खेत की देखभाल करना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करने लगा, जिसे देख गांव की एक महिला प्रमिला उसके पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे रमेश, ये क्या कर रहे हो? ये बंजर जमीन अब कभी फसल नहीं देगी। तुम बेकार में अपना समय और मेहनत इस पर बर्बाद कर रहे हो। अब इस बेकार जमीन में कुछ नहीं उगने वाला। समझे? मेरी मानो तो कोई दूसरा काम ढूंढो, इससे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रमिला काकी, अब आप और गांव वाले चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी काकी, जीवन में अगर चुनौती ना हो तो हमें जीवन का असली मजा कैसे मिलेगा? और फिर ये खेत अब मेरी आखिरी उम्मीद है, और मैं इसे अधूरा छोड़कर दूसरा काम नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है रमेश, मेरा तो काम था तुम्हें सलाह देना। आगे तुम्हारी मर्जी है। करो तुम अपना समय बर्बाद इस बंजर जमीन पर, लेकिन जब तुम इस असंभव काम में असफल हो जाओ तो याद रखना, मैंने तुम्हें सबसे पहले समझाया था। हाँ। इसी तरह दिन बीतते गए और हर दिन गांव के लोग उसकी हालत, मेहनत और कोशिशों को देखकर उस पर तंज कसते रहे। लेकिन रमेश ने उनकी बातों की जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, रमेश का अपनी मेहनत पर यकीन और भी गहरा होता चला गया। उसने खेत की मिट्टी को सुधारने के लिए उसमें खाद डाली, पानी की व्यवस्था की और अपने हाथों से बीज बोए।
जिसकी शुरुआत के कुछ हफ्तों में तो कोई खास परिणाम नहीं दिखा, लेकिन रमेश ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन उसकी लगातार मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग दिखाना शुरू किया, जिसके बाद खेत की मिट्टी में कुछ नमी आने लगी। कुछ दिन में बीज अंकुरित हुए और धीरे धीरे खेत में हरियाली छाने लगी, जिसके कुछ समय बाद रमेश के खेत में फसलें लहलहाने लगी, जिससे उसकी मेहनत और संघर्ष की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जिसे सुनकर सुरेश रमेश से मिलने उसके घर आता है। वाह भाई रमेश, तुमने तो अपनी मेहनत से पूरे गांव को अपनी तारीफें करने पर मजबूर कर दिया है। सच में तुमने कमाल कर दिया। लगता है अब तुम्हारे अच्छे दिन वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ सुरेश भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब बस कुछ ही दिन में ये सारी फसल तैयार हो जाएगी, जिसके बाद मैं इन्हें बेचकर तुम्हारा और बाकी गांव वालों का कर्ज भी चुका सकूंगा। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं अपने उस दिन के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तुमसे उस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। सुरेश भाई, मैं जानता हूं इंसान कभी कभी अपने हालातों से घिरकर मजबूर हो जाता है और गुस्से में ऐसी बातें कर जाता है, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुमने तो मेरे बुरे समय में बहुत साथ दिया है और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद सुरेश अपने घर चला जाता है। वहीं रमेश भी शाम होते ही अपने खेत की देखरेख के लिए चला जाता है। रमेश अब बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब अपने जीवन की परेशानियां कुछ कम होती दिखाई देने लगी थीं। लेकिन अभी रमेश की असली परीक्षा बाकी थी। गांव में अचानक बादल घिर गए और भारी बारिश के साथ तूफान आ गया, जिससे सभी किसान परेशान हो गए और अपनी फसलें बचाने की कोशिश करने लगे। वहीं रमेश का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने इस फसल पर अपनी पूरी उम्मीदें जो लगा रखी थी। हे भगवान, ये सब क्या अनर्थ हो रहा है। अब अगर ये फसल खराब हो गई तो मैं फिर एक बार बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे हिम्मत दे भगवान, अब और परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तभी पास खड़े एक किसान कैलाश ने रमेश को समझाते हुए कहा, रमेश, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। जो करना है जल्दी करो। हमारे पास समय नहीं है। जितनी फसल बचा सकते हो बचा लो, जल्दी करो। जिसके बाद रमेश बिना सोचे समझे अपने खेत के चारों ओर दौड़ते हुए जल्दी जल्दी नालों की सफाई करने लगा, ताकि पानी का बहाव ठीक से हो सके और फसलें डूबने से बच जाएं। उसकी आंखों में चिंता और दिल में एक उम्मीद थी। रमेश लगातार बारिश और तेज हवाओं का सामना करता रहा। उसने अपनी फसल को बचाने के लिए जितना हो सका उतनी कोशिश और मेहनत की। उसके बाद भी धीरे धीरे पानी खेतों में भरने लगा। रमेश बिना रुके पूरी रात मिट्टी के बांध बनाता रहा और फसल बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। सुबह जब तूफान थमा और बारिश रुकी तो रमेश ने अपने खेत की जांच की, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं सीता और बाकी गांव वाले भी वहां उसके पास पहुंच गए, जिन्हें देखकर रमेश ने कहा, अरे गांव वालों, आओ आओ, देखो मेरी मेहनत काम कर गई। मैं बर्बाद होने से बच गया। हाँ भैया, आपकी मेहनत सच में रंग लाई है। हमारी फसल का बड़ा हिस्सा तूफान से बच गया है। रमेश, तेरी हिम्मत और संघर्ष गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। सच में अगर हम मन में कुछ ठान लें और पूरे विश्वास के साथ उस काम को करने की कोशिश करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये सब कुछ तेरी मेहनत और आत्मविश्वास का ही नतीजा है, जो तूने असंभव को संभव कर दिखाया। हाँ, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उल्टा तेरा मजाक उड़ाया, मगर अब मैं समझ चुकी हूं कि अगर मन में विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में फसल पूरी तरह तैयार हो गई। रमेश ने उसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुकाया
और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। वो खेत जो कभी बंजर और वीरान था, आज उसमें फसलें खिलखिला उठी थीं। रमेश ने साबित कर दिया कि कठिनाइयों और कई चुनौतियों के बावजूद अगर इंसान अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से कोई काम करता है तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और सफल हो सकता है। उसकी मेहनत और लगन ने गांव के अन्य किसानों को भी ये विश्वास दिलाया कि अगर इंसान के पास हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, जिसके बाद हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। अगर इंसान अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से किसी कार्य में जुट जाता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। साथ ही चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर कोशिश करते रहना ही सफलता की असली कुंजी है।